हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं संजय पाठक स्वागत करता हूं आपका क्लास 11th के ये केमिस्ट्री के क्लास में। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर इंट्रोड्यूस क्यों हुआ उसके बारे में हम आपको थोड़ा कंसेप्ट बताने की कोशिश करेंगे, इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे आज चैप्टर को। ठीक है, तो ये चैप्टर की शुरुआत कहाँ से हुई उसके लिए थोड़ा सा आप इसको पुराने टाइम के हिसाब से सोचिए कि पुराने टाइम में क्या क्या हुआ है और ये इस चैप्टर के बारे में पुराने तरीके शुरुआत कहाँ से हुई है हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हुआ ये है कि जब 18th सेंचुरी जो लगभग एंड की ओर थी तो हमको ये पता चला, तब तक हम ये कंक्लूड कर चुके थे कि जो भी ये यूनिवर्स है, सब चीज़ों के कलेक्शन को हम यूनिवर्स बोलते हैं, ये दो चीज़ों से मिलके बना है। यूनिवर्स हमारा दो चीज़ों से मिलके बना है। अब वो दो चीज़ें क्या क्या हैं? नंबर 1 है यूनिवर्स का जो पहला कंपोनेंट है वो है मैटर, और यूनिवर्स का जो दूसरा कंपोनेंट है वो है एनर्जी। बेसिकली हम ये मान के चलते हैं कि ये कहा गया कि 18th सेंचुरी तक हमको ये कंफर्मेशन हो चुका था कि यूनिवर्स दो कंपोनेंट से मिलके बना है, मैटर एंड एनर्जी। और मैटर और एनर्जी में क्या डिफरेंस है? तो मैटर और एनर्जी में बेसिक डिफरेंस है इनके प्रॉपर्टीज के हिसाब से। जैसे मैटर ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं जिनका मास होता है। मैटर किसको बोलते हैं? जिनका मास होता है। तो अगर कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऐसी चीज है जिसका मास होता है तो हम उसको मैटर बोलते हैं। जैसे जो मैं आपके सामने हूं, तो जो मैं हूं, मेरी जो बॉडी है वो एक टाइप की मैटर है। ठीक है, मैटर क्या होता है आपको ये समझ में आ गया होगा, आइडिया लग गया होगा कि एनीथिंग विच हैज मास इज कॉल्ड मैटर। साथ में एक और चीज भी बोलते हैं, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, लेकिन एनर्जी का क्या होता है कि एनर्जी जो होती है उसका नाइदर मास होता है, नाइदर इट ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, तो अगर मैं बेसिक अपने में डिफरेंस बताऊं आपको, एक एग्जाम्पल के लिए मैं अगर डिस्कस करूं तो मैं जो हूं वो मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, मैं एक चीज़ हूं, मेरा कुछ मास है, मेरा कुछ आपका जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई करने की टेंडेंसी है, तो मैं मैटर हूं। लेकिन जो मैं साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूं, जो मैं आपको बोल रहा हूं, उसका कोई क्या नहीं है, मास नहीं है ना, उसका कोई मास नहीं है। साउंड कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती है। लाइट है, उसका कोई मास, लाइट का रेस्ट मास नहीं है, लाइट कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती। तो लाइट आपकी एक क्या है? एनर्जी है। समझ में आ गया? मैटर और एनर्जी यूनिवर्स के दो कंपोनेंट है। 18th सेंचुरी आते आते हमको ये पता चल गया था कि यूनिवर्स दो हिस्सों में डिवाइडेड है, मैटर एंड एनर्जी। हाँ, इन दोनों को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइंस्टीन का इक्वल टू mc² एक रिलेशन है कि कितना मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, इक्वल टू mc²। में उल्टा भी हो सकता है कि हम एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी तक हमने कोई ऐसा मेथड अभी तक बनाया नहीं है। अभी तक हम थ्योरेटिकली तो हमारे पॉसिबल है, बट एक्सपेरिमेंटली हम ऐसा कोई मेथड अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं जिससे हम एनर्जी को उल्टा ट्रांसफर कर सकें, किसमें? मैटर में। ये थोड़ा करना मुश्किल है, देखते हैं, क्या पता आगे कुछ सेंचुरीज के बाद या कुछ सालों में क्या पता ऐसा कोई बनने लग जाए कि हम एनर्जी को वापस किस में ट्रांसफर कर सकें, मैटर में ट्रांसफर कर सकें। तो आपको पहले ये समझ में आना चाहिए कि यूनिवर्स दो हिस्सों से मिलके बना है, दो कंपोनेंट से मिलके बना है, मैटर एंड एनर्जी। मैटर को भी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अपीयरेंस के हिसाब से, फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से है, और किस चीज से बना है, कंपोजिशन के हिसाब से, केमिकल फॉर्मूलेज के हिसाब से। वो दो टाइप के होते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड कंपाउंड। ये चीज को कभी बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम की ओर शुरुआत करते हैं। ध्यान से सुनिएगा क्या हुआ कि हमारा कंसेप्ट यहां तक हुआ कि यूनिवर्स दो हिस्सों से मिलकर बना है, दो मेन कंपोनेंट से मिलकर बना है, मैटर एंड एनर्जी। तो जब ये 18th सेंचुरी में 1808 में ये आसपास, लगभग 1808 1810 के आसपास डाल्टन आए। ठीक है, और डाल्टन ने पहली बार डिस्क्राइब करने की कोशिश किया कि जो हर एक मैटर है वो एक बहुत छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, जो इनविजिबल है, जो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसको उसने नाम दिया था, डाल्टन ने इनको नाम दिया था एटम्स। तो एटम्स का जो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस्ड है वो डाल्टन ने इंट्रोड्यूस किया। डाल्टन ने ये बोला कि हर एक मैटर एक बहुत छोटे से इनविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना है, उस इनविजिबल पार्टिकल को डाल्टन ने नाम दिया एटम। ये डाल्टन की थ्योरी।
डाल्टन ने बहुत कुछ और भी बोला, जैसे कि अगर आपका कोई एलिमेंट है, कार्बन है, ठीक है, तो उसके जो भी एटम होंगे भाई कहीं से भी लेके आओ, उनका मास सेम होगा, उनका वॉल्यूम सेम होगा। तो ये बोला कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर और एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। जैसे एक एटम कार्बन का ले आया, एक नाइट्रोजन का ले आया, तो दोनों के प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगे, दोनों के मास नंबर अलग होंगे, एटॉमिक नंबर अलग होंगे, वॉल्यूम अलग होंगे। अब हमको पता है, ठीक है, तब तो मास नंबर, वॉल्यूम नंबर नहीं, एटॉमिक नंबर, मास नंबर ये नहीं पता था, तब आपका मास ही होता था, ठीक। तो भैया आपका सिंपल सा ये है कि इनिशियल स्टेटमेंट डाल्टन ने एटम का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया और उसके अकॉर्डिंग ये था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सबसे छोटा पार्टिकल पार्टिसिपेट करता है वो आपका एटम है। ये 1808 के आसपास, 1810 के आसपास, 1808 ये लगभग इस एरिया का है, ठीक है, 1808 1810 के आसपास का, ठीक है। फिर इसके बाद हम कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो ये शुरू हुआ, इसके बाद हमारा इलेक्ट्रिसिटी का दौर आया, जब इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने लगी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो इलेक्ट्रिसिटी में एक साइंटिस्ट थे फराडे, माइकल फराडे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पढ़ना शुरू किया कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो क्यों होती है। उन्होंने एक प्रॉपर्टी शुरू करना शुरू किया कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे होती है, क्यों होती है, ठीक है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था फराडे ने, लगभग ये 1930 के आसपास, शायद मेरे ख्याल से, हाँ 1930 के आसपास फराडे ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने एक्वस सॉल्यूशन, किसी चीज़ को पानी में डिसॉल्व करके, जैसे NaCl है, पानी में डिसॉल्व किया तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश की। अब तो हमको पता है जब NaCl को पानी में डालते हैं वो प्लस माइनस दो हिस्सों में टूट जाता है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, तब नहीं पता था। तो फराडे ने ये कंफर्म किया कि जो इलेक्ट्रोलाइट हैं पानी में डिसॉल्व करने के बाद वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि भैया जो भी सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है उसमें जरूर ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे, तो उन्होंने बोला ट्रांसफर ऑफ चार्ज की वजह से कोई चीज इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है तो जरूर ट्रांसफर ऑफ चार्ज होता होगा। ये उन्होंने, माइकल फराडे ने ये चीज़ कहा जब उन्होंने 1830 में आपका एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट किया इलेक्ट्रोलाइट से करंट फ्लो कराया। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बताया ना, NaCl के सॉल्यूशन को आप इलेक्ट्रोलाइट ही बोलते हैं, ठीक हो गया। अब उन्होंने क्या किया, ध्यान से सुना, फराडे ने किया इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के ऊपर, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन था, दो रॉड डाले, रॉड को आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोड्स बोलते हो, समझ में आया, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को आप एनोड बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल को आप कैथोड बोलते हैं। याद करने की कोशिश करिएगा, आपका बाद में काम आने वाला है कि पॉजिटिव टर्मिनल आपका एनोड है और नेगेटिव टर्मिनल आपका कैथोड है। पॉजिटिव टर्मिनल एनोड, नेगेटिव टर्मिनल कैथोड, ठीक हो गया। अब ध्यान से सुनेगा, इस कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने का फिनोमिनन जो था फराडे ने बताया, और उसने ये कह दिया कि भैया अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है तो गारंटी है ट्रांसफर ऑफ चार्ज होता होगा, ठीक है। फिर आए हमारे एक और साइंटिस्ट आए जिनने वैक्यूम ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया। उनके बारे में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं गया, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने लगभग 1880s के आसपास, 79-80 के आसपास, एक क्रूक नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने गैस से इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश की। इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रिसिटी पास करने का काम फराडे ने किया, ठीक है। उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइट से पास होती है, चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से ट्रांसफर होते हैं। लेकिन उसके बाद आप क्या आए, ये फैराडे के बाद आप क्या आए, क्रुक्स आए, जिसने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को गैस से पास कराने के लिए एक अपना इंस्ट्रूमेंट बनाया, वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब क्या था, सिंपल से दो इलेक्ट्रोड लगे थे। एक ट्यूब है नॉर्मल कांच का, एक ट्यूब समझ लो, आप अपने घर में ही बना सकते हैं। कांच की एक ट्यूब है, एक इधर एक इधर, दो हिस्सों में, एक हिस्से में प्लस और एक हिस्से में माइनस। अभी बताता, प्लस वाले को एनोड बोलते हैं, माइनस वाले को कैथोड बोलते हैं। तो सिंपल यहां प्लस और यहां क्या लगाया, माइनस। एक ट्यूब है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा असेंबली इसने जोड़ दी कि इसमें एक वैक्यूम पंप, ये प्लस ये माइनस, ये ट्यूब है और ट्यूब के बीच में एक वैक्यूम पंप जोड़ दिया। वैक्यूम पंप क्यों जोड़ा अभी पता चलेगा, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया वैक्यूम ट्यूब कैसे बनाया। तो वैक्यूम ट्यूब के लिए आपने ग्लास का ट्यूब लिया, एक प्लस और एक माइनस, प्लस वाले को एनोड, माइनस वाले को कैथोड, और बीच में वैक्यूम पंप लगा दिया, ठीक है।
अब एक्सपेरिमेंट क्या किया, उसने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने की कोशिश किया, बीच में गैस फिल की, मान लेते हैं हाइड्रोजन फिल की, बीच में ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन फिल कर दी, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में सर्किट ओपन है, प्लस और माइनस के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। उसने यही देखा कि भैया जब ये नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन में ये प्लस और माइनस एक दूसरे से सेपरेटेड हैं, बीच में कुछ भी भरो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो गैस नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती है, ये इंसुलेशन है, इंसुलेटर्स है, ठीक हो गया। लेकिन उसने और एक्सपेरिमेंट किया, उसने प्लस माइनस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन उसने क्या किया, उसने जो कंटेनर है, कंटेनर से वैक्यूम पंप लगाया था, तो वैक्यूम पंप से सारा प्रेशर रिड्यूस करना शुरू किया, बहुत ही लो प्रेशर रख दिया, प्रेशर बहुत कम रख दिया। अंदर का वैक्यूम ट्यूब के बीच में जो स्पेस है जहां मैंने हाइड्रोजन भरी थी, उस हाइड्रोजन का प्रेशर बहुत ही कम कर दिया, और साथ में जो ये प्लस और माइनस को बैटरी से जोड़ा होगा, उस बैटरी का पोटेंशियल बहुत ज्यादा कर दिया। पोटेंशियल पता है ना, वोल्टेज आसान भाषा में, तो प्लस और माइनस के बीच में पोटेंशियल बहुत ज्यादा कर दिया, तो उसको पता चला कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। समझ में आ गया क्या हुआ कि नॉर्मल कंडीशन में वैक्यूम ट्यूब गैस जो उसके अंदर फिल की है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती है, लेकिन अगर आप प्रेशर बहुत कम कर दें और वोल्टेज बहुत ज़्यादा कर दें तो पोटेंशियल कंडक्ट करा देता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। ये आपका क्रूक्स ने बताया, ठीक है। लेकिन उसने एक और एक्सपेरिमेंट किया, ये तो पक्का था, ठीक है, उसने किया इतना, ठीक है, ये क्रूक्स ने किया। अब क्या हुआ कि इसका कोई खास कंक्लूजन नहीं निकाल पाया, वो उसने क्या करना था, गैस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है या नहीं करती, इसका एक्सपेरिमेंट था। उसने कंक्लूड कर दिया कि भैया नॉर्मल केस में गैस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती, लेकिन अगर हम लो प्रेशर हाई वोल्टेज लगाएं तो गैस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है। तो इसी के कुछ 5 साल बाद 10 साल बाद लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि आखिर क्यों। आपके मन में आइडिया लगा होगा ना कि फैराडे तो बोलता है कि इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट होगी जब चार्ज का ट्रांसफर होगा। नॉर्मल वो चार्ज को ट्रांसफर नहीं कर रहा है, लेकिन जब आप पोटेंशियल बहुत ज्यादा लगा देते हैं, प्रेशर बहुत कम कर देते, तो फिर वो चार्ज को ट्रांसफर करता है। कैसे करता है, उनके बीच में जरूर एक जगह से दूसरी जगह चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा, प्लस और माइनस के बीच में चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा। इतना आईक्यू लगा, समझ में आ गया ना मैं क्या बोला भैया, ये प्लस और माइनस के बीच में करंट तब फ्लो होगी जब इन दोनों के बीच में चार्ज ट्रांसफर हो। और चार्ज ट्रांसफर कब होगा, चार्ज ट्रांसफर कब होगा ये समझने के लिए अब इसके बाद 2 एक्सपेरिमेंट आए, वो दोनों लगभग साथ में आए, एनोड रे एक्सपेरिमेंट एंड कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। दोनों अलग अलग साइंटिस्ट ने किया, दोनों ने अलग अलग कंक्लूजन निकाले और अलग अलग तरीके से निकाले, बट दोनों का एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सेम था, आइडेंटिकल था, ठीक है। सबसे पहले आया आपका एनोड रे एक्सपेरिमेंट, पहले आया, लेकिन उसका कुछ कंक्लूजन नहीं निकला। क्यों नहीं निकला अभी बताऊंगा मैं आपको। पहले मैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट समझा देता हूं जो जे थॉमसन ने किया था। तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या था, तो उसने वही वैक्यूम ट्यूब लिया और उसने ये देखने के लिए कि कौन सा पार्टिकल ट्रांसफर हुआ, क्योंकि हमको जरूर गारंटी कि प्लस और माइनस के बीच में अगर चार्ज ट्रांसफर हुआ है, करंट फ्लो हुई है, तो जरूर चार्ज का ट्रांसफर हुआ होगा। तो उसने क्या करना शुरू किया, उसने जो ये प्लस और माइनस है, ये प्लस और ये क्या है, माइनस है, ठीक है। तो क्या किया, ये माइनस को एटलीस्ट रहने दिया, प्लस वाली जो प्लेट है, प्लस वाली जो प्लेट थी उसके बीच में एक होल बना दिया। ध्यान से सुनेगा कि क्या, ये आपका माइनस है, ये प्लस है, ठीक है। माइनस को कुछ नहीं किया, प्लस वाली के बीच में एक होल बना दिया और इसके पीछे उसने एक ZNS की स्क्रीन लगा दी। समझ में आया, माइनस सामने प्लस, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे माइनस और प्लस के बीच में, इसके बीच में एक होल बना दिया और पीछे एक स्क्रीन लगा दी ZNS की। क्या हुआ उससे, तो उससे ये हुआ कि जब आपका एक करंट फ्लो हुआ तो इसके बीच से तो लाइट गई, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुआ, जब ये यहां टकराया तो यहां पर ग्लो प्रोड्यूस हुआ। तो ZNS की खासियत है, जब भी कोई हाई एनर्जी का पार्टिकल उससे टकराता है तो ZNS लाइट प्रोड्यूस करता है, ग्लो प्रोड्यूस करता है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन प्रोड्यूस करता है, मतलब चमकने लगता है, स्पार्क टाइप का प्रोड्यूस होता है। आसान भाषा में ये समझ सकते हैं। तो क्या हुआ कि भैया उसने क्या क्या किया, जो ये आपका था पॉजिटिवली चार्ज, इसको आपने एनोड बोला था, उसके बीच में होल बनाया और यहां से जैसे उसने इलेक्ट्रिसिटी पास की, इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास किया होगा, लो प्रेशर हाई वोल्टेज, और तो यहां से एक पार्टिकल निकला होगा जो पीछे जाके ZNS पे टकराया होगा, तो ZNS पे टकराने से स्पार्क प्रोड्यूस हुआ होगा। तो उसने क्या नाम रखा, देखिए ये एनोड है क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज, ये क्या है, कैथोड है, नेगेटिवली चार्ज है। तो ये ऐसे आ रहा है ना,
इधर से इधर को जा रही है ना ये पार्टिकल, ऐसे फ्लो हो रहा है क्योंकि इसको पीछे प्रोड्यूस हुआ ना। अगर आपका एनोड से प्रोड्यूस होता इधर को आता, एनोड से जो आएगा इधर आएगा, कैथोड से इधर जाएगा। तो आपको जो कैथोड से प्रोड्यूस आता है इसलिए इसका नाम रखा कैथोड रे ट्यूब, सॉरी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। समझ में आगे मैं क्या बोला? तो सिंपल सा क्या है, आपका जे थॉमसन ने उसी एप्लीकेशन को, उसी वैक्यूम ट्यूब एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया। उसने क्या किया कि इसके पीछे ZNS की स्क्रीन लगा दी, ZNS की स्क्रीन में कंफर्म स्पार्क प्रोड्यूस हुआ। तो उसने पहला कंक्लूजन ये निकाला कि कैथोड रे जो भी है वो किसी न किसी पार्टिकल से बनी है। ठीक है, वो पार्टिकलों से बनी है। अब उसने ये लगाना शुरू किया कि वो पार्टिकल आखिर है क्या, कहीं वो एटम तो नहीं है, क्योंकि एटम भी टकराएगा तो वो भी स्पार्क प्रोड्यूस हो सकता था। उसने ये जो पार्टिकल है जो स्पार्क प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या है जानने के लिए उसने अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट किए। अब जो उनमें से पहला एक्सपेरिमेंट पैडल व्हील एक्सपेरिमेंट, तो उसने क्या किया, वही चीज है, ये आपका प्लस है, माइनस है, वैक्यूम ट्यूब है, उसके बीच में उसने एक पैडल व्हील रख दिया। पैडल व्हील क्या था, एक छोटा सा लाइट फैन टाइप का, समझो बहुत हल्का फैन टाइप का। तो हुआ क्या कि जब उसने ये प्लस और माइनस के बीच में पैडल व्हील रखा तो पैडल व्हील रोटेट होना शुरू किया, वो घूमना शुरू किया। तो उससे एक चीज पता चली कि कोई पार्टिकल उससे टकराता होगा, टकराने से वो अपनी एनर्जी इसको इंपार्ट किया होगा, अपना मोमेंटम इसको दिया होगा, अपना जो फोर्स है इसको दिया होगा, तो इसकी वजह से ये पार्टिकल घूमने लग गया होगा, ब्लेड आपका रोटेट करने लग गया होगा। ठीक है, तो थॉमसन ने जो पहला एक्सपेरिमेंट किया वो आपका पैडल व्हील एक्सपेरिमेंट किया। पैडल व्हील एक्सपेरिमेंट बहुत आसान सा है, एनोड और कैथोड के बीच में, ये एनोड है पॉजिटिवली चार्ज, ये कैथोड है, इनके बीच में पैडल व्हील रख दिया। जब वो रेज आगे गई हैं तो उन्होंने क्या किया, आगे को ट्रांसफर करते वक्त उसने एक पार्टिकल जो अल्फा जो आपका पैडल व्हील था उस पैडल व्हील से टकराया, टकराने से पैडल व्हील रोटेट होना शुरू किया। पहला ये था। ठीक है, ये किसने किया, थॉमसन ने किया। उसने क्या किया कि पैडल व्हील से ही प्रूव किया कि भैया ये पार्टिकल जो है वो मास कंटेन करता है, क्योंकि जब मास होता है ना तो उसका मोमेंटम होता है, और जब कोई चीज मोमेंटम के साथ टकराती है तो वो दूसरे को अपना मोमेंटम ट्रांसफर कर देती है और वो रोटेट होता है। जैसे आप धूप में खड़े हैं, दिन भर खड़े रहो, कुछ नहीं होने वाला, आपका बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला डिस्प्लेसमेंट? बिकॉज जो लाइट है उसका कोई मास नहीं है, उसका कोई मोमेंटम नहीं है। समझ में आया? लेकिन अगर आप एयर में बहुत तेज एयर विंड फ्लो हो रही है, अगर वहां खड़े हो जाएं तो आप रोटेट कर जाएंगे, अगर आप हल्के होंगे तो रोटेट करने लग जाएंगे या ट्रांसफर हो जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे। कारण यह है कि भैया एयर जो है, विंड जो है, उसका पार्टिकल होता है, उसमें मास होता है, जिनका मास होता है उनका मोमेंटम होता है। मोमेंटम ट्रांसफर होने से ऑब्जेक्ट रोटेट या आपका डिस्टेंस, अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ये पहला एक्सपेरिमेंट था जे थॉमसन ने किया। ठीक है, ओके। दूसरा जो जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया वो था आपका उसी चीज के बीच में उसने एक क्या रख दिया, मेटल की प्लेट रख दी। समझ में? एनोड कैथोड बीच में एक मेटल की प्लेट रख दी। तो क्या हुआ, जब मेटल की प्लेट रख दी तो वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। हीटिंग में कैसे, आपका जो भी रेज थे, रेज इधर जा रहे थे तो रेज जाने से मेटल में टकराई और मेटल क्या होने लग गया, हीटअप होने लग गया। तो उसने दूसरा कंक्लूजन ये निकाला कि जो कैथोड रे हैं वो हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्यू। थर्ड एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया, ये आपका एनोड है, एक कैथोड है, एनोड और कैथोड, इन्हें बीच में पैडल व्हील की जगह एक आपका कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया, कोई भी एक फैन टाइप का रख दो, मान लो फैन रख दो। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो ये रेज हैं, ये रेज जो हैं जब इससे टकराती हैं तो वो उस रेज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उसकी वजह से सामने जब ZNS पर वो रेज जाएंगी तो उतने जगह पे ब्लैक शैडो क्रिएट होगी। अगर आप धूप में खड़े होते हैं तो आप अपने एरिया का जो स्पेस है, रेडिएशन है, उसको रोक देते हो, तो पीछे आपकी शैडो बनती है ना। यही चीज यहां भी हुआ, जब उसने एनोड कैथोड के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा तो ऑब्जेक्ट की शैडो प्रोड्यूस हुई। तो शैडो प्रोड्यूस क्यों हुई अगर कोई पूछे तो उसका मतलब यह है कि रेज सीधी लाइन में ट्रांसफर करती हैं। अगर वो सीधे नहीं जाते, बेंड होते, तो कोई शैडो प्रोड्यूस नहीं होती। शैडो तभी प्रोड्यूस होती है जब कोई चीज स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि कैथोड रेज स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आया एक्सपेरिमेंट का नेक्स्ट पोर्शन, जहां से बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला। हुआ ये कि हमको ये पता था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो वो डिस्प्लेस हो जाएगा। तो जे थॉमसन ने इसी प्रिंसिपल को यूज किया। ये आपका एनोड, एक कैथोड, बीच में इलेक्ट्रिसिटी लगा दी, इलेक्ट्रिक प्लेट लगा दी, एक प्लस और एक माइनस।
ठीक है। तो क्या हुआ, ये सारी की सारी जो रेज थी जो सीधी जानी चाहिए थी, अभी प्रूव किया था ना सीधे जाते हैं, वो सारे के सारे पॉजिटिव की ओर बेंड हो गए, मुड़ गए पॉजिटिव की ओर। तो इससे कंक्लूजन ये निकला कि उन सब में जो रेज हैं उनमें सब में एक पार्टिकल तो है जिसका मास भी है, लेकिन वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। कैसे पता चला नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, समझ में आ गया ना, बिकॉज वो पॉजिटिव की ओर बेंड हो रहा है तो वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपने मैग्नेटिक फील्ड भी लगाया। मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से भी डिफ्लेक्टिव होता है, मैग्नेटिक से भी होता है। तो उसने एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो उससे भी कंफर्म हो गया कि भैया वो जो चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। अगर मैं मोर एक्यूरेटली कहूं तो वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो इन सारे एक्सपेरिमेंट को सम अप करके एंड करके थॉमसन ने एक चीज कंक्लूड किया कि भैया जो ये चीज है कैथोड रे है, ये एक पार्टिकल से बनी है जिसका मास होता है, साथ में वो नेगेटिवली चार्ज्ड भी है। समझा। मास कैसे प्रूव हुआ, पेडल व्हील एक्सपेरिमेंट से। और नेगेटिवली चार्ज कैसे प्रूव हुआ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड से आपने पास किया तो पॉजिटिव की ओर बेंड हो गया, या मैग्नेटिक फील्ड से जब पास किया तो बेंड हो गया। तो उससे पता चल गया कि उसमें चार्ज भी है और मास भी है। ठीक है। अब जे थॉमसन ने लास्ट एक्सपेरिमेंट किया, ध्यान सुनिएगा। लास्ट एक्सपेरिमेंट क्या, उसने उस ट्यूब में अलग अलग गैसेस फिल किए, ट्यूब में अलग अलग गैसेस फिल किए और ये मटेरियल भी चेंज कर दिया। ये एनोड था, ये कैथोड था, एक बार कॉपर की प्लेट लगा दी, एक बार एल्यूमिनियम की लगा दी, एक बार जिंक की प्लेट लगा दी। उसने प्लेट भी चेंज करके देख लिया, प्लेट भी चेंज करके देख लिया। और मैटर भी बीच में कभी हाइड्रोजन फिल कर दी, कभी नाइट्रोजन फिल कर दी, कभी ऑक्सीजन, कभी हीलियम, अलग अलग गैसेस फिल करके भी देखी। तब भी उसने देखा कि एक्सपेरिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जो जैसा था वैसा ही रह रहा है, कोई अंतर नहीं है। तो उसने बोला कि जो भी कैथोड रे हैं वो किसी भी मैटर की हो, सब एक ही पार्टिकल से बनी है जो नेगेटिवली चार्ज है, जिसका मास भी होता है। तो उसने कंक्लूजन ये निकाला कि हर एक एटम एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बना है। उस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को उसने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। तो ध्यान रखिएगा, ये एक्सपेरिमेंट शुरू जो है क्रुक्स से शुरू हुआ, जिसने इलेक्ट्रिसिटी को गैस से पास कराने के लिए वैक्यूम ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया। बट उसी वैक्यूम ट्यूब एक्सपेरिमेंट को आगे जे थॉमसन ने कैथोड रे के प्रॉपर्टीज के लिए डिस्क्राइब किया। और ऐसे ही सेम एक्सपेरिमेंट आपका गोल्डस्टीन ने भी किया एनोड रे के लिए। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने इससे पहले बताया था कि जे थॉमसन ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में पाया, ये ऑब्जर्व किया कि जो कैथोड रे हैं एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बने हैं, जिनका मास भी होता है और जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। नाम उसने उसका इलेक्ट्रॉन रखा। ठीक है। फिर जे थॉमसन ने ही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज का रेशियो निकाला। चार्ज को ई से लिखते हैं, मास को m से लिखते हैं। तो E-m रेशियो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मास रेशियो थॉमसन ने निकाला। कैसे निकाला, उसने वही कैथोड रे ट्यूब में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। देखिएगा ध्यान से, क्या है मॉडिफिकेशन देखिएगा। सबसे पहले आपका आता है कैथोड जो नेगेटिवली चार्ज होता है। अब उल्टी डायरेक्शन, पहले मैं जैसे बता रहा था देखना, ये एनोड जो आपका नेगेटिवली चार्ज होता है। फिर आता है कैथोड जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, एनोड कैथोड। उसके बाद ट्यूब एंड हो जाती है ना, बंद हो जाता है ट्यूब। अब उसने क्या किया कि एनोड के पीछे थोड़ा सा उसको एक्सटेंड कर दिया, बड़ा बना दिया, और यहां पर एनोड के पीछे ZNS की स्क्रीन रख दी। ZNS की स्क्रीन क्यों रखते बताना, पार्टिकलों को मूविंग वेलोसिटी के साथ, हाई वेलोसिटी के साथ जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए, देखने के लिए ZNS की स्क्रीन यूज करते हैं, क्योंकि जब भी कोई पार्टिकल उससे टकराता है वो ग्लो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यही चीज है। ये आपका एनोड है, सॉरी ये कैथोड है, ये फिर एनोड आया और इसके वजह से ZNS की स्क्रीन आया। कैथोड, एनोड, ZNS की स्क्रीन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हाँ, कैथोड नेगेटिवली चार्ज, एनोड पॉजिटिवली चार्ज, और जो ZNS की स्क्रीन है वो पार्टिकलों को डिटेक्ट करने के लिए। सिर्फ एक और मॉडिफिकेशन है कि एनोड पर कुछ नहीं किया, सॉरी कैथोड पर कुछ नहीं किया, एनोड के बीच में एक होल बना दिया। एनोड की जो प्लेट है उसके बीच में होल बना दिया। तो होल बनाने से क्या होगा, यहाँ से बहुत सारी रेज कैथोड रे इधर आएंगी, लेकिन ये सबको ब्लॉक कर देगा। सिर्फ उसके होल के बराबर की एक रे इसके आगे पेनिट्रेट होगी। यही रे हमारे काम की है। सारा एक्सपेरिमेंट यही होने वाला है अब,
ठीक है, ये आपका कैथोड था, ये एनोड था, सारी रेडिएशन इस पाके स्टॉप हो जाएगी एक्सेप्ट एक जो होल है उससे रेडिएशन पार हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे रेडिएशन पार हुआ, मैं इस एनोड के पीछे की कहानी बता रहा हूं कि क्या है इसके पीछे। ये एनोड हो गया, उसको इधर का भूल जाइए, कैथोड छोड़ दो। अब यहां पर आ जाते हैं, ये एनोड था, ठीक है, मैं इसको एनोड बोला, इसके बीच में होल था, एक सिंगल बीम ऑफ कैथोड रे आगे बढ़ी है, ठीक है, वो सीधा जाके जहां पे टकराएगा उस ZNS स्क्रीन पे, तो वहां पर एक स्पॉट प्रोड्यूस करेगा, उस स्पॉट को हमने बी लिख दिया। उस स्पॉट को क्या लिख दिया, बी लिख दिया। ध्यान से देखेगा, उसी को अगर आप ये डायग्राम में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहां से जो कैथोड रे आई, एनोड रे ने उसको फिल्टर टाइप का कर दिया, एनोड ने उसको फिल्टर कर दिया, उसके बीच से एक बहुत पतली बीम गई, वो डायरेक्ट जाके ZNS स्क्रीन पर टकराई, और स्क्रीन पर जहां पर वो टकराई उस स्पॉट को हमने बी से लिखा है। ठीक हो गया। अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, ये क्या था, कैथोड, ये एनोड, ये ZNS स्क्रीन, तो इनके बीच में हमने क्या लगा दिया, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से जो ये इलेक्ट्रॉन है, जो कैथोड रे है, ये पॉजिटिव की ओर बेंड हो जाएगी, ऊपर की ओर चली गई। तो मैंने बोला ये ऊपर की ओर चली गई, और ZNS स्क्रीन पे ये ए पे जाके स्ट्राइक किया। ए कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो बेंड हो गया, ऊपर को चला गया, तो वो ए पे स्ट्राइक किया। ऐसे ही मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाई, एनोड और ZNS स्क्रीन के बीच में दोबारा मैग्नेटिक फील्ड लगाई, और वो बेंड हो गया और वो चला गया सी पे। तो 3 लोकेशन है, ए, बी एंड सी। ए है आपका जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किए, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, बी है जब आपने कोई फील्ड नहीं लगाया, और सी है जब आपने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लगाया। ठीक है, अब देखिएगा फिर उसने क्या किया, तो उसने आपका जो थॉमसन है, उसने एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाई और एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी लगाया। इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाई और मैग्नेटिक फील्ड भी, कहाँ लगा रहे याद है ना, एनोड और ZNS स्क्रीन के बीच में। तो होता यह है कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक फील्ड में ट्रांसमिट होता है, एक फील्ड में ट्रांसफर होता है, आइदर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक, तो पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। पैराबोलिक क्या होता है, कुछ इस टाइप, कर्व्ड टाइप का पाथ। ठीक है, कर्व्ड पाथ को हम पैराबोलिक एग्जाम्पल मान सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप दोनों फील्ड लगाते हो, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, तो इलेक्ट्रॉन आपका सर्कुलर पाथ शुरू कर देता है। सर्कुलर पाथ समझ में आ गया क्या होता है, गोल। ठीक है, पहले स्ट्रेट जा रहा था, बी पर स्ट्राइक कर रहा था, जैसे आपने फील्ड लगाया वो सर्कुलर पाथ ड्रॉ करेगा, तो एक रिंग जैसी, सर्कुलर रिंग जैसी ZNS स्क्रीन पे बन जाएगी। सीधे के वक्त तो एक सीधा सिंपल सा जो बी पॉइंट बोला था, लेकिन दोनों फील्ड होने से एक आपका रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, क्योंकि दोनों फील्ड है, इलेक्ट्रिक भी है और मैग्नेटिक भी है। अब आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हो, सेंटर से बिना डिफ्लेक्शन के बी पे जा रहा था, जब वो रिंग बनी तो रिंग की जो आपका रेडियस होगा उसको हम R मान लेते हैं, उसको हम क्या मान लेते हैं, R। तो थॉमसन ने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव किया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन आपस में लगा के, और साथ में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी इंक्लूड किया, बहुत सारे कंक्लूजन किया। तो उसने एक फॉर्मूला डिराइव किया, E/m। E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, m इज मास। तो उसने निकाला E/m इक्वल टू E/RB²। E/m इक्वल टू E/RB²। जो मैं यहाँ राइट साइड में E बोल रहा हूँ, वो आपका ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस की कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई। R जो बोल रहा हूँ वो R आपका रेडियस है, B है मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगाई, मैग्नेटिक फील्ड कितनी लगाई, और आपका वो डिस्क का रेडियस भी पता होगा कितना चौड़ी डिस्क बनी। जब तीनों की वैल्यू रखी तो E/m आया। और थॉमसन ने क्या किया, बार बार मटेरियल चेंज किया और देखा कि सबके लिए कुछ भी मटेरियल हो E/m सेम रहता है। तो उसने कंक्लूड करा कि भैया जो भी पार्टिकल है वो सब में आइडेंटिकल है, सब में E/m की वैल्यू सेम आ रही है। तो उसने उसको इलेक्ट्रॉन नाम दिया। ये थॉमसन का एक्सपेरिमेंट था जिसने E/m निकाला। सारी गैसेस के लिए E/m सेम आया। ठीक है।